दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं महाबहस। वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां आज इसलिए क्योंकि भारत के सपूत ने भाला फेंका है और ऐसा फेंका है कि सीधे गोल्ड मेडल को टारगेट किया है। ऐसा पहली बार हुआ है बीते 100 सालों में। भाला फेंक में पहला गोल्ड मेडल है। भारत ने ओलंपिक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो में किया। इस बार ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, इसमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन किया। गोल्ड जीतने के बाद पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखाया, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन पर जीत की बधाई दी है। उन्होंने स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखाई, इस बात का जिक्र किया है। आपको बता दें कि ओलंपिक में जाने से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा और उनके घरवालों से बात की थी और आज फोन पर उन्होंने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं महाबहस में। कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। इसके अलावा उमाशंकर पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। गुरबचन सिंह रंधावा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप पूर्व एथलीट हैं। इसके अलावा वरिष्ठ खेल पत्रकार पद्मपति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल दानवीर सिंह जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सर, छोरे ने लठ गाड़ दिया टोक्यो की धरती पर, कैसा लग रहा है सर? दिल क्या महसूस कर रहा है? बहुत ही खुशी का और गर्व का समय है, खास तौर से हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारी ही बिरादरी से है, सैनिक है और सूबेदार है 4 राजरीफ के, जिनका मोटो है वीर भोगे वसुंधरा। और इन्होंने वाकई ही वो उस तरीके से अपना भाला वहां गाड़ दिया और पूरे देश का, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। और ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने इस बात का जिक्र ना किया हो। आज शाम को जब मैं वॉक कर रहा था तो बहुत लोगों ने इस बात का जिक्र किया जो मेरे जान पहचान वाले थे। तो इससे ये पता लगता है कि कितना इंटरेस्ट था लोगों में और कितना प्राइड मोमेंट था लोगों के लिए। एंड आई थिंक यही चीज जो है ये कंट्री को भी यूनाइट करती है। स्पोर्ट्स वो चीज है जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी देती है। और हमें इस बात की खुशी है कि ये शेर हमारी फौज का था, ये हमारे देश का, फौज का गौरव है। और इसी बात के लिए हमें और दुगनी प्राइड महसूस हो रही है इस समय। ठीक है सर, ये खुशी बनती है। और सेना के जवानों के बारे में तो ये बात कही भी जाती है ना सर कि दिल मांगे मोर। अब जबकि 4 ब्रॉन्ज मेडल मिल गए थे, 2 सिल्वर मिल गए थे, गोल्ड नहीं मिला था, तो हर किसी के दिल से यही बात निकल रही थी कि ये दिल मांगे गोल्ड, और वही हुआ। हाँ, एब्सोल्युटली, दिल मांगे मोर, दिल मांगे गोल्ड, और गोल्ड मिल चुका है। और धीरे धीरे देखिए, पहले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, उसके अलावा कितने सारे और फौजियों ने देश का नाम रोशन किया, चाहे वो मेजर ध्यानचंद हो, चाहे वो मिल्खा सिंह हो जो खुद एक फौजी थे। और ऐसे कई सारे फौजी हैं जिन्होंने देश का नाम स्पोर्ट्स के फील्ड में रोशन किया है। और हम लोग जैसा मानते हैं कि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और लास्ट ऑप्शन है कंट्री का हमेशा। और ये हमेशा से अपने आप को, इस चीज को प्रूव किया है। ओलंपिक्स में भी जब मेडल नहीं आ रहे थे तो वो फौजी ही थे जो मेडल लेके आए, और भी लोग लेके आए, लेकिन फौजी भी लेके आए, और उससे और भी ये चीज स्पेशल बन जाती है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, 4 ब्रॉन्ज जीत गए थे, 2 सिल्वर जीत गए थे। पहले कुश्ती में भी उम्मीद थी, निशानेबाजी में उम्मीद थी, और उसके बाद हॉकी टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, लग रहा था गोल्ड जीतेंगे, नहीं जीत पाए। एक टी से कसक थी, दूर हो गई आज।
देखिए, मैं बिल्कुल टीस के रूप में महसूस नहीं करता। जिस तरह की परफॉर्मेंस इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने की है, ये भविष्य के संकेत दे रहा है। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार मन जीतने का काम किया है, हो सकता है कि कुछ खेल हम नहीं जीत पाए हैं, लेकिन सबने देश का दिल जीतने का काम किया है। और हमें पूरा भरोसा है कि पदक तालिका में अगली बार जब ओलंपिक हुआ तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर होगी। हमने आज जिस तरह से आज अंतिम दिन हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, भाला फेंक करके। जो आपने वाहिद अली वाहिद की पंक्तियों को आज याद किया, निश्चित तौर पर आज उनके प्रति बहुत श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में वो नहीं है। लेकिन ये सच में आज राणा का वंशज साबित किया है कि अपने भाले की धमक से ही स्थापित कर दिया कि भारत अपनी झोली में गोल्ड ला सकता है। क्योंकि भारत के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से खेल को लेकर के एक धारणा बनती चली गई थी कि भारत बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन नहीं कर सकता है, आज गोल्ड ला करके हमने फिर स्थापित किया है। 7 पदक हमने जीते हैं। हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 135 करोड़ का देश ये भारत, ये पदक तालिका में इतना पीछे नहीं रह सकता है। आगे आने वाले समय में लगातार सरकार भी इस संदर्भ में प्रयास करेगी और जनता में भी जिस तरह का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह की जागरूकता दिखाई पड़ रही है, आज सब जगह खेलों को लेकर के जिस तरह की चर्चा है। और मैं लखनऊ में आज देख रहा था, आज हमारे यहाँ पार्टी की काफी महत्वपूर्ण बैठकें चल रही थी। बावजूद महत्वपूर्ण बैठकों के तमाम नेताओं की निगाहें चुनाव के साथ साथ आज जापान के टोक्यो में भी लगी हुई थी कि टोक्यो में ओलंपिक में क्या हो रहा है। और रणनीति के साथ साथ टोक्यो की खुशी ने जैसे ही हमें खुशी दी है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज आह्लाद से डूब गया है, खुशी से भर गया है मन। और मैं महसूस करता हूं कि देश के सेना के जवान के नाते ही नहीं, आज एक भारतीय नागरिक के नाते उन्होंने स्थापित किया है कि भारत की सेना दांत खट्टे कर सकती है दुश्मनों के। और भारत की सेना के जवान जब खेल में जाते हैं तो वो खिलाड़ी के तौर पर भी तमाम विपक्षियों के उनके जो लक्ष्य है उसको भेज सकते हैं, विपक्षियों को निस्तानाबूद कर सकते हैं। सही बात है। उमाशंकर जी, राकेश त्रिपाठी ने जिस बात का जिक्र किया कि इस बार हम सिर्फ खेले ही नहीं हैं, इस बार हम लड़े हैं। मतलब अगर किसी खेल में हम हार भी गए तो वहां पर ऐसा नहीं कि हमने सरेंडर कर दिया, हम लड़े हैं, हारे हैं और एक उम्मीद जगा दी है कि इस बार ब्रॉन्ज मिला है तो कोई बात नहीं, अगली बार हम कुश्ती में गोल्ड ले आएंगे। इस बार अगर हमें मीराबाई चानू ने सिल्वर दिलाया तो अगली बार वो गोल्ड दिलाएंगी, जो काम नीरज चोपड़ा ने किया। जी अमित जी, देखिए बिल्कुल आज ऐतिहासिक क्षण है, आज गर्व का दिन है। आज पूरे देश के लिए अपना सीना चौड़ा करके अपना सिर हेल्ड हाई वाला दिन है आज। निश्चित रूप से नीरज चोपड़ा जी को, उनके परिवार को और नीरज चोपड़ा जी को यहां तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने भी त्याग किया है, बलिदान किया है, सहयोग किया है, मैं उन सबको एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के तौर पर सैल्यूट करता हूं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं देश की सेना को, राजपुताना राइफल्स को, जिसमें वो सूबेदार है, जिन्होंने आज भारत के इस लाल को यहां तक पहुंचाने में मदद किया है कि भारत अपना सिर गर्व से ऊंचा उठा सके। मैं आपके ही माध्यम से बजरंग पूनिया जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने आज कांस्य पदक जीतकर एक और मेडल भारत की झोली में डाल दिया है। निश्चित रूप से खिलाड़ी जब भी खेलता है वो देश के लिए खेलता है, वो जीतने के लिए खेलता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सदियों की परंपरा है। चाहे वो मेजर ध्यानचंद जी के 1930 के दशक के आसपास की हम बात करें और उसके बाद से लेके आज तक देश के खिलाड़ियों ने, देश के युवाओं ने हमेशा देश का सिर ऊंचा उठाने के लिए अपना 100%, 100% दिया है। जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के खिलाड़ियों ने सदैव भारत माता की झोली को सफलता से भरने का अपना भरपूर योगदान किया है, अपना सर्वस्व उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, 100% दिया है। लेकिन क्या उनको 100% मिल रहा है क्या, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कर्नल दानवीर जी, सर ये जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उनके भीतर, नीरज चोपड़ा के भीतर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया उनसे फोन पर बात करने के बाद, ये सर डेवलप कैसे होती है? क्योंकि ओलंपिक में जाने से पहले जब पीएम मोदी उनसे बात कर रहे थे तो पीएम मोदी ने कहा कि आपको इंजरी भी हुई थी, आपको चोट लगी थी, क्या उससे आपका प्रदर्शन प्रभावित होता है क्या? तो उन्होंने कहा सर चोट तो खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा है, उससे प्रभावित क्या होना। दानवीर जी, यार आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आई, बहुत हल्की आवाज होगी, दोबारा इस क्वेश्चन को। हाँ सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट स्पिरिट की बात कर रहा हूँ सर, कि ये जो आत्मविश्वास है, जो ये जुनून है कि ठीक है चोट लगी है तो लगी है, कोई बात नहीं, देश के लिए खेल रहे हैं तो मेडल जीतना है,
ये कैसे डेवलप होती है सर, एक खिलाड़ी के भीतर, एक सेना के जवान के भीतर? देखिए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ट्रेनिंग के दौरान ही ये चीज जज्बा हर एक जवान में आ जाता है। आपने लड़ाइयों में भी कई मिसाल देखे होंगे। अभी कारगिल युद्ध की बरसी मनाई गई, उसका वो एनिवर्सरी मनी, वहां पे भी आपने सुना होगा कि कैसे गोलियां लगने के बावजूद भी लोग लड़ते रहे और आखिरी दम तक लड़े, या काफी जख्मी होने के बाद भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। तो ये जज्बा फौजियों में ट्रेनिंग से पैदा होता है, और वही ट्रेनिंग है जो ये आप जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं, ये उसी ट्रेनिंग का नतीजा है। ठीक है सर। गुरबचन सिंह रंधावा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एथलीट हैं। इसके अलावा पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स को लंबे समय से कवर करते रहे हैं। पद्मपति सर, मैं आपके पास ही आऊँगा। एक कहावत हुआ करती थी सर, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। कहावत बदल रही है सर? ये खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, ये हो गया है। एक जूनियर कमीशन अफसर ने आज तहलका मचा दिया, असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो तत्काल कमीशन अफसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट तो कम से कम हो ही जाएगा। और यह देखिए कि ये कमाल किसका है, ये कमाल खेल के मैदान का है, एथलेटिक्स का है। एक वाकई में आप सोचिए, इस आदमी की सेल्फ बिलीफ को मैं क्या कहूँ। अभी चर्चा की किताब, वो देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी चोट से जो है आपका खेल प्रभावित होगा, तो उसने कहा कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये तो खेल का हिस्सा है। चोट तो लगती है एथलेटिक को, और आपकी कोहनी की चोट उसकी कहीं नहीं दिखाई दी। आप ये सोचिए कि पहले दिन क्वालिफाइंग राउंड में 86 पॉइंट प्लस का जो उसने थ्रो किया था, वो नंबर 1 पे था, और आज जो शुरुआत उसने की वाकई में अद्भुत थी। आप देखिए कि दो उसके जो पहले जो थ्रो हुए हैं, वो थ्रो ही उसको गोल्ड पहुंचाने के लिए काफी हो गए। सही बात है सर। आगाज अच्छा हुआ था, आगाज अच्छा हुआ था तो अंजाम तो अच्छा होना ही था, वही हुआ। रंधावा सर, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। इसके बाद क्या क्या बदल जाएगा पशुपति सर, वो भी आपसे समझूंगा। लेकिन रंधावा सर, एक टीस हुआ करती थी सर। बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहादुर सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम फोन लाइन पर थे, तभी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया कि मिल्खा सिंह जी को हमेशा इस बात का मलाल रहा करता था कि एथलीट के क्षेत्र में हिंदुस्तान मेडल नहीं जीत पाया है। वो टीस दूर हो गई सर, वो टीस दूर हो गई, और नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल उन्हीं को समर्पित भी कर दिया। बहादुर सिंह सर, ठीक है, उनको आवाज नहीं मिल पा रही शायद। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये मलाल तो हुआ करता था, ये मलाल आपने भले कहा कि टीस नहीं थी, लेकिन ये हुआ करता था कि ठीक है, शूटिंग में हम गोल्ड मेडल जरूर जीत गए, लेकिन एथलीट के लिए इतनी तैयारी करते हैं खिलाड़ी, एक बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, दुनिया के तमाम देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं, और यही टीस मिल्खा सिंह जी के भी मन में जो अपने भारत जो लोग देख रहे थे, उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुझाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ, तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम है। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है, और देश की युवा पीढ़ी को
इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी नीरज चोपड़ा से बात करते हुए जीत की बधाई देते हुए और साथ ही साथ आगे के लिए शुभकामनाएं देते हुए कि आपने आज जो कीर्तिमान रचा है, इसके बाद आने वाली पीढ़ियों पर इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो बहुत सकारात्मक रहने वाला है। देश में खेल की दिशा बदलने वाली है और खेलों के प्रति भी बच्चों में रुझान होगा, रुचि होगी, उनका उत्साह बढ़ेगा। इन्हीं तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के दौरान कर रहे थे। पूर्व एथलीट बहादुर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बहादुर सिंह सर, प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक में जाने से पहले नीरज चोपड़ा से जब बात की थी, गजब का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर झलक रहा था। उन्होंने कहा सर प्रेशर नहीं है, और रही बात चोट की तो वो तो खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा है। और आज एक बार फिर से उनकी बातों में वही बात। हाँ जी, ये जो आत्मविश्वास है सर, ये आत्मविश्वास आता कहां से है, कैसे इसकी तैयारी होती है? देखो बात ऐसी है, नीरज चोपड़ा आज से नहीं पिछले 15 से पटियाला में आया था जी, मार्च में। और उसी दिन से जो आदमी मेहनत करता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो एक दिन उसने छुट्टी नहीं लिया, नॉट इवन वन डे, एक दिन ट्रेनिंग में लेट भी नहीं आया। तो ये विश्वास जो है, ये ट्रेनिंग करने से, प्रैक्टिस करने से, अगर ईमानदारी से कोई करेगा तो जरूर उसको उसका फल मिलता है। ये ट्रेनिंग के बगैर बातों में नहीं आता विश्वास। जितने कंपटीशन लड़ते हैं, फिर कंपटीशन का भी एक अलग होता है, एनवायरनमेंट होता है, फिर कंपटीशन का भी। इसलिए आज जो चोपड़ा है कंपटीशन का बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है। मैं तो ये बोलता हूँ अगर कंपटीशन और भी टफ होता, 90 मीटर भी लगती, तो चोपड़ा ही फर्स्ट आता। सही बात है सर। वो इतना, हाँ, उसकी फिजिकली मेंटली प्रेपरेशन इतनी थी, तो ये प्रैक्टिस करने से आती है सब। और कोई उनके आसपास भी नहीं था, कोई उनके आसपास भी नहीं था। पद्मपति सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इससे पहले जब भी आप हमारे साथ जुड़ा करते थे कभी चर्चा में, तो हम क्रिकेट पर चर्चा किया करते थे। अब क्या इसके बाद क्रिकेट के अलावा और खेलों पर भी चर्चा होगी? बहुत कुछ बदलने वाला है। जो आने वाली पीढ़ियां हैं और जो छोटे बच्चे हैं जो खेलों की तरफ रुझान कर रहे हैं और खेलों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे वो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है, भारत का इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है टेस्ट मैच जी। इस समय टीआरपी तो नहीं आ रही है, लेकिन जो व्यूअरशिप है उस पर नजर डाल लीजिए, और जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उसको भी देख के समझ लीजिए। एक बात याद रखिए, सफलता से बढ़ के कोई दूसरी सफलता नहीं होती। इन बच्चों ने आज दिखाया है, खासतौर से नीरज ने दिखाया है कि अब अपने पेरेंट्स को इन्होंने एक संदेश दिया है कि अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए मैदान पर मत भेजिए, अगर भेजना है तो एथलेटिक्स की दुनिया में भेजिए। मैं हूं न, मैंने कर दिखाया है, और शताब्दी में 100 वर्षों में इतिहास रचा है। तो निश्चित रूप से एथलेटिक्स की ओर जो है देश की जो जनता है, जनमानस है, और खासतौर से जो पेरेंट्स हैं, वो जो युवा खिलाड़ी हैं, जो 10 और 12 वर्ष के खिलाड़ी हैं, उनका रुझान मैदान की ओर जाएगा, ट्रैक एंड फील्ड की ओर। और इसमें दो शक नहीं है, नई दिशा मिली है, केवल एथलेटिक्स में नहीं मिली है,
आप मत भूलिए कि 49 वर्ष के बाद भारत जो है वो पदक जीतने में कामयाब रहा है ओलंपिक हॉकी का। हॉकी जो बैक फुट पे आ गई थी, अब पुनः जो है आगे बढ़ी है। आपने देखा होगा कार्टून 2 दिन पहले कि एक बैट लेके बैठा हुआ आदमी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है और उसके बाद वो छील देता है और हॉकी लेकर के चल देता है। तो क्रिकेट को पीछे छोड़ा है। और एक बात याद रखिए, सफलता से बढ़ के कोई दूसरी सफलता नहीं हुई। सही बात। और हमें लगता है कि ये बात जो ओलंपिक में हमने रिकॉर्ड कायम किया है, 2012 को पीछे छोड़ा है, आज अगर थोड़ा भाग्य उसका बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। वो भी जीत जाती, हाँ, तो हम समझते हैं कि 8वां हमें और आगे निकल जाते, और आगे निकल जाते। राकेश जी, खिलाड़ी तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको भी 100% मिल पा रहा है? क्या संसाधन जो उनको चाहिए वो मिल पा रहे हैं क्या? इस कोरोना काल में बहुत बड़ी चुनौती थी तैयारियों को अंजाम देना, और खिलाड़ियों ने दिया। वो हमारी मेडल टेली भी बता रही है, तभी तो हमने 2012 ओलंपिक के प्रदर्शन से आगे बढ़कर 7 मेडल जीत लिए। लेकिन आगे और क्या कुछ किया जाएगा खेल और खिलाड़ियों के लिए, अगर उसका जिक्र आप कर पाएं? राकेश जी। देखिए, मैं एक बात केवल इतनी कहूंगा, जब आप प्रधानमंत्री जी से बात सुना रहे थे, प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे नीरज चोपड़ा से, तो मैं बहुत रोमांचित था, रोमांच से रोवे खड़े थे कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह से खिलाड़ी का उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं। मैंने देखा इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी को कि कभी वो इसरो पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों को ढांढस बताते हैं, जब असफल हो गए थे वैज्ञानिक हमारे जो है वो अंतरिक्ष यान उड़ाने में। ऐसे ही कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में जब हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए थे, डॉक्टर जुटे हुए थे, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज खिलाड़ियों से, जब हम हॉकी की टीम में हारे तब भी वहां प्रधानमंत्री जी ने उत्साहवर्धन किया, आज जीते हैं तो हौसला अफजाई करने के लिए काम किया है। मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लीडरशिप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है, सरकार इस बात के लिए तैयार है आगे बढ़कर के। और आज इस उत्साहवर्धन ने सरकारों की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया। सही बात, सरकार के लिए अब और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत होगी, राज्य सरकारों के लिए जिम्मेदारी की और जरूरत होगी कि हम अपने जो होनहार नौजवान हैं, इन नौजवानों की प्रतिभा को सही समय पर पहचाने, उनकी प्रतिभाओं को और कैसे उभारे। इसी पॉइंट पर उमाशंकर जी से एक छोटा सा कमेंट। उमाशंकर जी, सरकारों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जी अमित जी, आपका प्रश्न एक बार रिपीट कीजिए। आज के प्रदर्शन ने, नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन ने क्या सरकारों की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है कि भैया खेलों का बजट और बढ़ाइए, संसाधन और उपलब्ध करवाइए, खिलाड़ी 100% तो देंगे लेकिन उनको भी 100% दीजिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और निश्चित रूप से आज नीरज चोपड़ा जी की जो सफलता है वो कई वर्षों के परिणाम का, ये मेहनत का परिणाम है। नीरज चोपड़ा जी को पहली सफलता 2012 में मिली थी और उसके बाद 9 वर्षों में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीतकर देश के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 23 साल के कम उम्र में एक लंबी सदी, आप कहिए लार्जर देन लाइफ वाली जो भूमिका नीरज चोपड़ा जी ने आज किया है, उसके लिए हम सब उनको सलाम करते हैं। निश्चित तभी तो कहा जा रहा है कि 23 साल के नौजवान ने लठ गाड़ दिया, तभी तो कहा जा रहा है। कर्नल दानवीर सिंह जी, सर थोड़ा ये बताइए कि सेना में जब कोई जवान खेलों के प्रति अपनी रुचि दिखाता है तो कैसे उसे पहचाना जाता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है कि ओलंपिक में जाकर वो देश के लिए मेडल जीत पाए? दानवीर सिंह जी। हाँ, देखिए आपकी आवाज तो वैसे बहुत कम आ रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपने सवाल पूछा कि सेना में कैसे इसको प्रोत्साहन दिया जी जी जी। हाँ, तो सेना के अंदर एक प्रॉपर टाइप मिशन ओलंपिक्स करके भी एक मिशन चला है और टैलेंट को हंट किया जाता है और स्पोर्ट्स के हिसाब से रेजिमेंट्स जो है बच्चों को भर्ती करती हैं। नीरज चोपड़ा भी उसी श्रेणी के अंदर आते हैं। इनके स्पोर्ट्स के एबिलिटी को देखकर इनको फौज में भर्ती किया गया और उसके बाद में फौज ने अपने जितने भी रिसोर्सेज, आ रहा हूं बहादुर सिंह सर, आ रहा हूं आपके पास। जी दानवीर जी अपनी बात पूरी करिए। जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं वो रिसोर्सेज दिए और कोच प्रदान किए और फिर ये आप ये नतीजा देख रहे हैं। प्रॉब्लम जो सिविल के अंदर देखी है मैंने कि सरकारें स्टेडियम बना देती हैं लेकिन कोच नहीं होते और उसके अलावा इतना ज्यादा करप्शन देखने को मिलता है, भाई भतीजावाद मिलता है, आपके अंदर क्षेत्रवाद मिलता है, कास्टिज्म मिलता है। ये बीमारी फौज में नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, वो खेलों में कम से कम नहीं होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद बदले, ये परिदृश्य बदले, हम ये उम्मीद करते हैं।
बहादुर सिंह जी, आज इस गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को गूगल किया जा रहा है, उसको ढूंढा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा हैं कौन, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की, कैसे यहां तक पहुंचे, थोड़ा बताइए सर आप उनके बारे में। सर कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, तब तक मैं पदमपति सर के पास चलता हूं। पदमपति सर, लंबे समय से आप स्पोर्ट्स को कवर करते रहे हैं, खेल के वरिष्ठ पत्रकारों में से आप एक हैं, थोड़ा बताइए सर, नीरज चोपड़ा से कभी मुलाकात हुई हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी यादें, कोई उनकी बातचीत जिसे सुनकर और समझकर ये लगा हो कि ये लड़का आगे चलकर इतिहास लिखने वाला है? देखिए, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पानीपत के किसान परिवार का ये बेटा है और ये प्रतिभाशाली जन्मजात है। और आपने देखा होगा कि चाहे राष्ट्रकुल खेल हो, चाहे एशियाड हो, चाहे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हो, हर जगह इसने गोल्ड प्राप्त किया है। तो ये बताता है कि नीरज जो है ये बना नहीं है, ये पैदा हुआ है, इसको बनाया नहीं है किसी ने। ये खुद जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा का धनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके में सेल्फ बिलीफ, ये खुद ने जो विश्वास इसको था, और मैंने खुद इसके सब थ्रो देखे हैं कि किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ पहले 2 थ्रो उसने किए हैं, वो वाकई में देखने लायक था कि ये जो घड़ी होती है ये किसी भी खिलाड़ी को दबाव में तोड़ देती है। आपने देखा होगा कि जोहानस बोलेट, जो जिसको हुसैन बोल्ट कहा जाता है, जो 7 बार पिछली बार 90 कर चुका था, वो आज आदमी कहीं नहीं था। वो फाइनल के पहले ही चक्र में 8 खिलाड़ियों में बाहर हो गया। तो उसके बाद कोई कंपटीशन था ही नहीं और कोई इसके आसपास भी नहीं पहुंचा था। ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसका आत्मविश्वास देखने लायक है। और ये प्रेरणा है। ये नए जो यंगस्टर्स हमारे हैं, इनको सीखना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, आपकी मनोदशा कैसी होनी चाहिए। और जिस समय नाजुक घड़ी हो उस समय आपके जो नर्व है, आपकी जो स्नायु तंत्र है, वो किस तरह फौलादी बने। और अगर फौलादी बनेंगे तो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। सही बात है सर। और जब दिमाग में हिंदुस्तान का तिरंगा होता है, जब राष्ट्रगान का एहसास होता है, तो उस खिलाड़ी का जोश और बढ़ जाता है। उसे पता होता है कि आज अगर मैं ये कर पाया तो उसके बाद देश कितना गौरव करेगा मेरे ऊपर और मैं देश का मान किस तरीके से बढ़ा दूंगा। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महावैस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं अपर्णा के पास। बहुत शुक्रिया अमित, आपका नमस्कार।